नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में बीजेपी के नए प्रभारियों की नियुक्ति से जश्न का माहौल है। जिनको नया मौका मिला है, उनके मित्र, परिवार और पार्टी में उनके शुभचिंतक और उनसे जिनके हित जुड़े हुए हैं, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थान से हैं, जो हरियाणा के प्रभारी बनाए गए हैं। उनको लेकर तमाम उन नए प्रभारियों की चर्चा हो रही है जो 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में नियुक्त किए गए हैं बीजेपी के आला कमान की तरफ से। सवाल ये है कि 24 की लिस्ट में एक भी महिला क्यों नहीं है। सवाल ये तब लाजमी है जब पिछली बार चुनाव से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार ने पुरजोर कोशिश की और महिलाओं के हक में आवाज भी उठाई थी। लेकिन वो आवाज कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क कैसे देख रही है। बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास क्या वाकई में काबिल महिलाओं की कमी है? अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी का ये रवैया क्यों उनके नीतियों और रीतियों से मैच नहीं खाता है। हमारे साथ अपूर्वा सिंह है, बीजेपी की प्रवक्ता, अनुश्री कांग्रेस पार्टी से, संगीता जी वरिष्ठ पत्रकार जोधपुर से, राखी जैन वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से और गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुलाब बत्रा जी, आप अकेले अकेले पड़ जाएंगे आज, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं हैं, तो इसलिए शुरुआत आपसे करते हैं। सर, आपका अनुभव इतना लंबा, फील्ड में भी आप रहे और दोनों राजनीतिक दलों को प्रमुख रूप से जो है उनको करीब से देखा, विधानसभाओं को देखा, सचिवालय को देखा। ये जो प्रभारियों की नई लिस्ट आई है, इसमें एक भी प्रभारी के रूप में महिला को जिम्मेदारी नहीं देना क्या संकेत है, क्या बताता है? जी, आपने जो कहा कि आज बहन और बेटियों के बीच में मैं अकेला हूँ, और अब अभी बातचीत कर रहे थे कि हमारे पत्रकार मित्र हैं, उनकी पुत्री ने और पत्रकारिता पर एक पीएचडी की शुरुआत की है। उनको मैं कुछ सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने राजस्थान में महिला पत्रकारों की एक सूची बना रहा था। तो उस सूची जब मैं देखता हूँ वो सूची देखता हूँ तो बहुत सीमित मात्रा में है। कुछ जिले हैं, कई जिले तो बिल्कुल ही महिला पत्रकारों से महरूम है। तो वही स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं। पिछली बार आपको ध्यान हो, अभी महिला जो अधिनियम का आपने जिक्र किया, आरक्षण का, लोकसभा में पारित हुआ वो, और उसको जाके 2029 में लागू हो पाएगा वो। और उससे पहले भी प्रयास हुए थे, और मुझे याद आता है कि लोकसभा में, उससे पहली एक लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में ये आरक्षण की बात हुई थी। उस आरक्षण में भी और ये पेच फंसाया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि उसमें महिलाओं का भी और वर्गीकरण किया जाए, एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर के। उसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया कि उनका आरक्षण कितना होगा, क्या होगा। मैं समझता जो महिला है, जब उसका नाम नारी वंदन किया है, उसमें वर्ग भेद नहीं किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज जो आपने जिक्र किया, जो आज आपका विषय है कि महिला प्रभारी की बात है। महिला प्रभारी जो 24 दो दर्जन राज्यों में भाजपा ने लगाए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन मोड में, चुनावी मोड में रहती है। यानी एक चुनाव पिछली बार मुझे याद है कि जब 2019 का चुनाव लोकसभा का हुआ था, उसके 15वें दिन अमित शाह ने बैठक बुला ली थी प्रभारियों की कि अब हमें 2024 के लिए तैयारी करनी है। यानी जो पार्टी इलेक्शन मोड पर रहती है, और अब चूंकि एक नैतिक जिम्मेदारी आ गई है भारतीय जनता पार्टी की कि महिला आरक्षण का अधिनियम पारित कराया है और उसको लागू कराने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी पर है। और वो आगे की बात है कि वो आगे जो 5 साल का जो सत्ता का उसका कार्यकाल है, वो उसके उस कठिन डगर पर कैसे चल पाती है, एक बात। दूसरे तो 24 प्रभारी बनाए हैं, इसमें केवल केरल और उत्तराखंड, इसमें 6 प्रभारी के रूप में 2 महिलाओं को लगाया गया है। और उड़ीसा 3 जगह, और उड़ीसा भी साथ में है। 3 जगह, केरल, उड़ीसा और उत्तराखंड, तीनों में सह प्रभारी तैनात किए गए हैं, लेकिन वो भी सह प्रभारी है, प्रभारी नहीं है। और केरल में भी है, केरल में भी है, बिल्कुल केरल में भी है। हाँ, अपराजिता सारंगी है, वहाँ रेखा वर्मा है, और उड़ीसा में और लगाया है। हाँ, ये बात सही है। अब अपन अगर राजस्थान पर आ जाए,
राजस्थान में आप देखिए कि 75 साल हो गए विधानसभा को। विधानसभा पहला एक कार्यकाल था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री पहली बार भाजपा ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदार दिया। उस समय राज्यपाल भी और महिला थी प्रतिभा पाटिल, जो बाद में राष्ट्रपति बनी, और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह उससे पहले तारा भंडारी विधानसभा के उपाध्यक्ष रही है। ये पहला कार्यकाल था कि तीनों जगह राज्यपाल और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष का मैं क्योंकि 1973 से मैं कवरेज करता आ रहा हूँ विधानसभा को, मैंने पहली बार देखा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सुमित्रा सिंह का कार्यकाल अनुशासन की दृष्टि से सबसे अधिक याद किया जाने वाला है। मुझे इतना याद है कि एक बार संसदीय कार्य मंत्री थे राजेंद्र राठौड़ जी, उनको एक सत्र में 3 बार सुमित्रा सिंह जी ने टोका कि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और आसन को पीठ दिखाते हुए सदन में जा रहे हैं। यानी एक छोटी छोटी बात को बारीकी से ध्यान रखना सुमित्रा सिंह ने दिखा दिया कि अगर महिला को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और संवैधानिक जिम्मेदारी दी जाती है, वो उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सजगता के साथ निभाने में सक्षम है। लेकिन उसके बाद भी गुलाब बत्रा जी, उसके बाद भी स्थिति बहुत खराब है। अपूर्वा सिंह, डॉक्टर अपूर्वा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहिबा, कैसा लगता है जब पूरी लिस्ट को देखती हैं आप 24, आप भी बड़ी उत्साह के साथ पार्टी के साथ शामिल होकर बधाई देती हैं सबको, लेकिन जब एक भी महिला आपको प्रभारी के रूप में नजर नहीं आती है तो बीइंग अ पॉलिटिशियन कैसा महसूस करती हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से ही महिलाओं को फोकस रख करके अपनी पॉलिसी बनाई, चाहे वो पार्टी रही हो, चाहे वो आम जन रहा हो, चाहे वो जनता का दरबार रहा हो, हर चीज के अंदर उन्होंने महिलाओं को केंद्र में रखा। जहाँ तक कि आप बात कर रही हैं कि प्रभारी की लिस्ट के अंदर, तो आप ये देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं प्रभारी नहीं है, महिलाओं को सह प्रभारी के रूप में 3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में भी जो हमारी सह प्रभारी है वो आदरणीय विजया राठकर जी हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री भी हैं, पहले महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं, और उन्होंने राजस्थान में अपने सानिध्य के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है वो सफलतापूर्ण तरीके से निर्वहन भी करवाए हैं। बात ये नहीं आती है कि महिलाओं को प्रभारी बनाया गया या नहीं बनाया गया, बात ये है कि महिलाओं को सह प्रभारी बनाकर के भी उनको प्रभारी से ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। आप ये देखिए, राजस्थान के अंदर जब विजया राठकर जी आती है या तो मीटिंग लेती है तो उसके अंदर विनय सहस्त्रबुद्धे जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं वो कितना नजर आते हैं। हमेशा राजस्थान की पॉलिसीज के अंदर सेंटर स्टेज पे अगर कोई रहता है तो वो विजया राठकर जी रहती है। दूसरी बात यह है कि जब विजया राठकर जी और विनय सहस्त्रबुद्धे जी की तरह मैं कंपेयर करूं अन्य राज्यों में भी जहाँ पर प्रभारी और सह प्रभारी लगाया गया है, तो वरिष्ठ जन जो होते हैं, जो वरिष्ठतम हमारे व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा प्रभारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। मगर प्रभारी के रूप में रहकर सह प्रभारी को प्रभारी से ज्यादा ताकत देना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की कला है, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका निर्वहन किया है। और साक्षात एग्जाम्पल, मीना जी आप तो स्वयं राजस्थान से हैं, आप राजस्थान के अंदर ही देखिए विजया राठकर जी कितना मेजर एंड डिसिसिव रोल प्ले करती है यहाँ की पॉलिसीज के अंदर, यहाँ के पार्टी के अंदर कोई डिसीजन हो या संगठनात्मक डिसीजन हो, उन सब के ऊपर। जहां तक बात रही बीजेपी के और पक्षों की, तो आप देखिए बहुत लंबी लंबी अगर मैं लिस्ट निकालने बैठूंगी तो लंबी निकलेगी, मगर एमपी के अंदर एमपी इलेक्शंस में अगर सबसे ज्यादा टिकट किसी ने महिला कैंडिडेट्स को दिए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। 69 टिकट्स महिलाओं को दिए गए, कांग्रेस ने नहीं दिए थे इतने। और आज भी जो महिलाएं चुनकर संसद में पहुंची हैं, 30 एमपीज जो है वो बीजेपी से हैं, केवल बीजेपी से 30 एमपीज हैं। हमने 69 को टिकट दिया, 30 जीत कर आई, कोई बात नहीं, जीत हार लगी रहती है, मगर महिलाओं के चेहरों को आगे करना और महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देना, मैं तो खुद अपने आप को तो भाग्यशाली मानती हूँ। मेरे को पार्टी से जुड़ा बहुत समय नहीं हुआ, पर पार्टी ने मुझे जिस प्रकार एक बच्ची पाला पोसा और मुझे इतनी जल्दी एक प्लेटफॉर्म दिया, उतना जल्दी प्लेटफॉर्म महिलाओं को किसी अन्य पार्टी में नहीं मिलता, ये बात हकीकत है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा देखिए, अब मैं 2-4 पॉलिसीज की बात करती हूँ। महिलाओं का जनरल मीना जी कुछ इलेक्शन है, इसलिए देखिए 10 वर्षों में हमने महिलाओं को केंद्र में रख के बहुत सारे काम किए। हमने उनको आत्मनिर्भर बनाया, हमने उनको रोजगार उत्पन्न करवाया, हमने उनको घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, सारी चीजें, बैंक अकाउंट दी, सब चीजें देने के बाद में नल से जल दिया। अब महिलाओं के पास में इतना एम्पल टाइम था कि वो समाज निर्माण में और राजनीति के अंदर, जन सेवा के अंदर अपना कुछ समय दे सके।
उसके बाद में हम लेकर आए नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अभी तो ये आपको ट्रेलर दिख रहा है, आप 2029 का चुनाव देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सदन के अंदर किस प्रकार जो है वो महिलाओं की गर्जना जो है वो गरजेगी और महिलाएं किस तरीके से अपनी सहभागिता को वहां पे निर्वहन करेंगी, ये आपको आवश्यक रूप से देखने को मिलेगा। राखी जी, डॉक्टर अपूर्वा सिंह की सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं का यही जो उनकी सीमाओं के साथ संतोष है, यही महिलाओं का राजनीति में इस हाशिए पर होने का कारण है कि वो इतनी संतुष्ट रहती हैं कि कोई पुचकार ले, कोई प्रेम से बात कर ले, कोई 2 बार आगे बढ़ा दे। देखिए महिलाओं को बेटियों की तरह संभाल रही बीजेपी। मैं सभी जो पैनल है उसको नमस्कार करती हूँ और मैं अपूर्वा जी के से बड़ी प्रभावित हुई हूँ। सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतने आशावादी होते हैं। अपूर्वा जी बहुत आशावादी हैं। उन्होंने अभी भी सह प्रभारी जो महिलाएं बनी हैं उसी से जितनी संतुष्टि उन्होंने जाहिर की है, उससे मुझे लगता है कि अप्रोच वही है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास खाली नहीं है। लेकिन क्यों हम सह प्रभारी बनने से ही संतुष्ट क्यों हैं? क्या महिलाओं की कमी है? मैं और जगह की बात नहीं करती, मैं राजस्थान की बात करती हूँ। क्या राजस्थान में भाजपा के अंदर महिला नेत्रियों की कमी है? अपनी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, वो कहाँ है? जबकि चुनाव का जो समय था उस समय वो बहुत जोर शोर से सब जगह आ गई थी। इस समय उनका नाम कहीं नहीं आना मुझे थोड़ा सा हैरत में डालता है। जी राखी जी, संगीता जी आपके पास आ रही हूँ। आपने फील्ड में बहुत लंबे समय तक काम किया है, करीब से राजनीति को देख रही हैं। पूरे राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की जो ये स्थिति है, इसमें बहुत बड़ा कारण खुद महिलाओं का डॉक्टर अपूर्वा सिंह की तरह पार्टी का बचाव करना ही बड़ा कारण है। हाँ मीना जी, एक बहुत बड़ा कारण है कि जब महिला प्रवक्ता है वो ही महिलाओं की पैरवी नहीं कर रही है तो थोड़ा आश्चर्य होता है। बीजेपी में वैसे ये आपने सही बात कही थी कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। यानी जो बातें बड़ी बातें की जाती है बीजेपी में कि महिला को आगे ला रहे हैं, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, अपन ये अभी से नहीं है, ये लंबे समय से ये हमेशा बीजेपी में महिलाओं को जो बातें 30% आरक्षण की जो बात करती वो कभी नहीं होता। जैसे पिछली अपन लोकसभा में करीब ये कह रही थी बहुत टिकट दिए, राजस्थान की बात करें तो सिर्फ 20% महिलाओं को टिकट दिया गया है, यानी 5% में से 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया। उसी तरह विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में सिर्फ 10%, यानी 200 सीटों में सिर्फ 21 सीटों पर वो उनको महिलाओं को टिकट मिला है। तो महिलाओं को इतना भरोसा नहीं किया जाता बीजेपी में। और रही बात जैसे कि अपन बात करें कि एक मजबूत बीजेपी की पास थी राजस्थान में बड़ी नेता वसुंधरा राजे, उनको भी एक तरह से किनारे कर दिया गया। यानी महिलाओं को लेकर मुझे सोच पूरी बीजेपी की सही नहीं लगती है। उन पर एक तरह से यही लग रहा है कि भरोसा नहीं किया जाता है महिलाओं पर। जैसे कि अपन बात करें मोदी जी ने भी अपने कैबिनेट में महिलाओं को सीतारमन जी को छोड़कर कोई ऐसी प्रभावी जो मंत्रालय किसी महिला को नहीं किया है। यही बात अपने जो राजस्थान में भी लागू होती है। दिव्या कुमारी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके अलावा कौन, मंजू बागमा, यानी उनको महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं रहा है। यानी कैबिनेट में भी उनको जगह मिलनी थी अच्छी महिलाएं चुनकर आई हैं तो उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये तो है कथनी करनी में बीजेपी का फर्क है। और जिस तरह से महिला प्रवक्ता ही जब अपने उनको कर रही हैं कि उनकी बचाव कर रही हैं, तो फिर महिलाएं खुद जब आवाज नहीं उठाएंगी तो मुझे नहीं लगता है कि उनको भी कहीं प्रतिनिधित्व या उनको आगे लाने की कोशिश की जाएगी। जी, अनुश्री जी जुड़ गई हैं कांग्रेस से हमारे साथ। अनुश्री जी, आपके यहाँ भी लिस्ट तो आई चुनावों को लेकर कि उपचुनाव जो होने वाले हैं उनको लेकर कौन कहाँ किसकी जिम्मेदारी होगी, उसमें भी कोई महिला नहीं थी। लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जा रही, आप वाले पे बीजेपी की लिस्ट आपने देखी, अभी प्रभारी 24 बनाए गए हैं, 11 सह प्रभारी बनाए गए हैं, कुल मिलाकर 35 की लिस्ट है जिसमें 3 महिलाएं हैं। 35 की लिस्ट में 3 महिलाओं का रेशियो जो है, अनुपात जो है,
कैसा लगता है अनुश्री जी आपको? अनुश्री जी से कुछ परेशानी तकनीकी से जूझ रहे हैं। वापस मैं डॉक्टर अपूर्वा सिंह के पास आती हूँ। अपूर्वा जी, दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि प्रभारी से ज्यादा जिम्मेदारी सह प्रभारी की विजया जी निभा रही है राजस्थान में, तो फिर प्रभारी के पद को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा समझें? मीना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं समझा जाना चाहिए, मगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आप सह प्रभारी के जो पद है उसको इतना डेरोगेटरी या शो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल मैं उसकी भर्त्सना करती हूँ। सह प्रभारी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और प्रभारी और सह प्रभारी इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि संगठन के अंदर एक व्यक्ति के पास में केवल एक ही दायित्व नहीं होता, वो बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करके साथ में चलता है। जहां तक बात अभी एक मेरी यहाँ पे साथी राखी जी ने रखी कि दिया जी का नाम भी हो सकता था, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि दिया जी राजस्थान में इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को संभाल रही है। वो फाइनेंस मिनिस्टर है, टूरिज्म मिनिस्टर है, आर्ट एंड कल्चर की मिनिस्टर है, WCD उनके पास में है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उनके पास में है। जितने महत्वपूर्ण महकमे हो सकते हैं 10 में से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज आज उस महिला के पास में है, दिया जी के पास में है। अगर बजट का समय है, आपको भी पता है वोट ऑन अकाउंट्स आया था, अब 10 तारीख को बजट है, एक महीना बजट के ऊपर चर्चा चलेगी। क्या दिया जी सदन को छोड़ पाएंगी? क्या दिया जी इसको छोड़ के दूसरे राज्यों के अंदर जाकर के चुनाव का प्रभारी बन के वहां पर न्याय कर पाएंगे? और अगर वहां न्याय नहीं कर पाएंगे, ये लॉजिकल है कि दिया जी को क्यों नहीं बनाया? दिया जी के पास में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो राजस्थान में दिया जी अपूर्वा जी, आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोबारा सुनिएगा। राखी जी ने ये नहीं कहा कि उनको प्रभारी क्यों नहीं बनाया गया, उन्होंने कहा कि राजस्थान में वो उस तरह से सक्रिय नहीं है जितनी उप मुख्यमंत्री के रूप में होनी चाहिए। ये अलग मुद्दा है। अभी मैं डॉक्टर अपूर्वा सिंह हूँ, आपकी बात को ही आगे बढ़ाती हूँ। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, आप भर्त्सना करती हैं मेरी बात की कि 3 सह प्रभारियों को मैं इतनी अहमियत नहीं दे रही हूँ। क्या 24 प्रभारियों में किसी महिला को नहीं लाना आपको भर्त्सना करने लायक नहीं लगता डॉक्टर अपूर्वा सिंह? देखिए, जहां तक मेरी पार्टी और संगठन की बात है, संगठन के अंदर हम महिलाओं को कितना आदर मिलता है, संगठन के अंदर महिलाओं की बात को कितना वेटेज मिलता है, ये वही जान सकता है जो संगठन से जुड़ा हुआ है। आप लोग नहीं है उस संगठन से जुड़े हुए, पर मैं हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर किसी को सह प्रभारी भी बनाया गया है, तो वो प्रभारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। उसका आदर सम्मान उसके बराबर होता है। अगर मीना जी क्षेत्र में भी ये होता होगा कि अगर कोई सीनियर व्यक्ति अगर आप उसके साथ काम करेंगे तो आप 4 चीजें नहीं सीख सकती हैं। ये हम महिलाओं के लिए सौभाग्य का बात है। जिन जिन राज्यों के अंदर महिलाओं को सह प्रभारी बनाया गया है, वहाँ के प्रभारी बहुत ही वरिष्ठ जन है और बहुत ही अनुभवी जन है जिनको प्रभारी बनाया गया है। तो अगर हम उनके साथ में कार्यरत रहेंगे तो हमारे पास में भी उनका एक्सपीरियंस फ्लो करके हमारे तक आएगा। तो मुझे लगता है इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, मतलब इस चीज के ऊपर। अभी आपने बोला क्या कि बीजेपी ने इतना प्रॉमिस किया, नहीं किया। आप अन्य पार्टियों से भी तो पूछिए कि उन्होंने कितने टिकट दी, उन्होंने महिलाओं को कितना मौका दिया। डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला को बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी ने महिला को बनाया, सेंटर के अंदर डिफेंस और फाइनेंस जैसे पोर्टफोलियोज महिलाएं संभाल रही हैं। तो मुझे लगता है तो हमें फक्र होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी पे। आप लोगों ने अपूर्वा जी, एक सवाल। बिल्कुल, अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है, तो पद क्यों नहीं? अभी आपने कहा बड़े-बड़े दिए गए, यहाँ पर क्यों नहीं? आप बताइए ऐसा कौन सा पद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर है? 90% जो महिलाएं आती होती है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं आती नहीं होती, संगठनात्मक रूप से होती है। सत्ता आती है तो सत्ता होती है। क्या हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बने? क्या यहाँ पे राष्ट्रपति जब बनाने की बात आई भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या एक आदिवासी की बच्ची को, एक महिला को क्या राष्ट्रपति नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या संगठन के अंदर उपाध्यक्ष का पद नहीं है उन लोगों के पास में? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं रही? क्या वसुंधरा जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रही? कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को देने में गुरेज बरता हो? अपूर्वा जी, हम आज के विषय पर आए ना। आज का विषय है चुनाव। आज के विषय में तो मैं ये जानती हूँ कि राजस्थान में अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज अगर किसी के पास है तो एक महिला नेतृत्व के पास में है।
भले ही वो डिप्टी सीएम हो, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पे आप बात करें, चाहे फाइनेंस पे बात करें, चाहे पीडब्ल्यूडी पे बात करें, चाहे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे बात करें, चाहे टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर पे बात करें, वो एक महिला के पास में है। तो क्या ये सौभाग्य का विषय नहीं है? क्या अच्छा नहीं लगता जब वोट ऑन अकाउंट्स दिया, जिन्हें सदन में खूब घर जाते हुए जो है वो दिया था, विपक्ष की बोलतियां बंद कराई थी, और 10 तारीख को भी आप देखेंगे कितना अच्छा लगता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी होकर वो बजट पेश करती है। तो मुझे तो लगता है कि ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है, इसको बिल्कुल भी डेरोगेटरी वे से नहीं लिया जाना चाहिए। महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, आपको हमने पूरी तल्लीनता से सुना, गंभीरता से सुना, धैर्य से सुना। आप मुझे बता सकती हैं राजस्थान शासित किसी भी राज्य में आज की तारीख में कोई मुख्यमंत्री है? देखिए, मुख्यमंत्री की अगर आप बात करेंगे तो जब जब मौका मिलता है तो क्या महिलाओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता? पर अगर आप इसी चीज पर अपूर्वा सिंह जी प्लीज सुनिए, अपूर्वा सिंह जी प्लीज सुनिए, आप मुझे बता सकती हैं बीजेपी ने किसी भी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष किसी महिला को बनाया है आज की तारीख में? मैं वही तो आपको कहना चाहती हूँ कि अब आप लोगों के लिए पैरामीटर्स क्या है, वो है ना मचल गया दीना का लाला की या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। मतलब मुख्यमंत्री बनाने, प्रदेश अध्यक्ष बनाने, कोई महिलाओं की पूछे वरना कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। संगठन के अंदर वेरियस पद होते हैं, ये पूरा पिरामिड है, हायरार्की चलती है। अगर प्रदेश बनाया जाता है तो बहुत बनाया जाता है। जब महिला को बनाया, जब लगा कि महिला नहीं है उसको किसी भी प्रदेश का संगठन महामंत्री कोई महिला है? संगठन महामंत्री जो है वो एक ऐसा पद है जो सीधा आरएसएस से जुड़ा हुआ पद होता है, उसके अंदर महिलाएं नहीं। मगर प्रदेश महामंत्री की अगर आप बात करेंगे तो जी हाँ, महिलाएं हैं। राजस्थान के अंदर ही संतोष अहलावत जी हैं। दिल्ली से अभी जो कमलजीत शेरावत बनी थी वो वहां की महामंत्री थी। ऐसा नहीं है। विजया राठकर जी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मंत्री है। पंकजा मुंडे की बात करेंगे तो वो भी संगठन के अंदर मंत्री है। तो ऐसी बात नहीं है। संगठन के अंदर अगर आप महामंत्री की बात करेंगे तो हर राज्य के अंदर आपको महिला मिल जाएगी। राष्ट्रीय किसी भी मोर्चे की जिम्मेदारी किसी महिला के पास है? बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चे जितने हैं, अल्पसंख्यक तमाम जो मोर्चे हैं, उनमें किसी भी एक मोर्चा की जिम्मेदारी किसी महिला के पास है? देखिए, 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों में से एक जो सबसे बड़ा मोर्चा है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। 7 मोर्चे हैं, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा। केवल एक महिला मोर्चा ऐसा मोर्चा है जो एससी मोर्चे के अंदर भी 50% वेटेज रखता है, एसटी मोर्चे में भी 50% वेटेज रखता है, ओबीसी में भी 50% रखता है। क्योंकि जब हम इन जातियों पर बात करते हैं तो 50% सहभागिता और भूमिका महिलाओं की इसमें होती है। महिला मोर्चा इतना बड़ा मोर्चा है, वो सेपरेट रूप से जब रन करता है, बनाती श्रीनिवासन जी उसको रन करती है, और जो दूसरे राष्ट्रीय वेरियस मोर्चे हैं उसके अंदर भी महिला पदाधिकारी है। उन मोर्चों के अंदर महामंत्री आपको महिला मिल जाएगी, उपाध्यक्ष आपको महिला मिलेगी, मंत्री आपको महिला मिलेगी। तो ये मुझे लगता है आपको देखना पड़ेगा मुझे, पुरुषों के साथ न्याय होगा ही नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पर जो पार्टी की स्थिति है उसको देखना नहीं चाहती हैं। आप एक चश्मे के तहत पार्टी में महिलाओं को गैस सिलेंडर, महिलाओं को योजनाओं की ऑक्सीजन देकर खुश करना चाहती हैं, और वही आपने सुना इतना सुना कि आप उसमें रम गई हैं। समझ में आता है, ठीक है, रमने की बात नहीं है। मुझे बताइए मीना जी, आप यहाँ बैठकर केवल भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए, आप अनुश्री जी से पूछिए क्यों 27 साल इनका वो विधेयक लटका रहा, क्यों वो विधेयक इन्होंने पास नहीं करवा पाए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। बताइए, आप इनसे भी तो पूछिए। नहीं किया, उनसे सवाल पूछिए ना जरा, उनसे पूछिए क्यों नहीं किया। हमने 69 एमपी हमें टारगेट कर रहे हैं। अरे जिन्होंने 40 को भी नहीं दिया उनसे पूछिए 40 को क्यों नहीं दिया। हमारी 30 महिलाएं चुन के चली गई, उनसे पूछिए डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिली, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिली। उनसे पूछिए कि आज तक कोई प्रधानमंत्री उनके ऐसी क्यों नहीं बने जो एक परिवार विशेष से नहीं आती हो। उनसे भी तो कुछ पूछिए। सारा टारगेट बीजेपी हम करें भी और हम जवाब भी देते रहे, हमने चोर की स्थिति में लाके खड़ा कर रहे हैं। कमाल है। स्वतः सब कुछ समझ में आ सकता है, कुछ ज्यादा
महिलाओं को समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मतलब बुद्धि पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी में ये महिलाओं की स्थिति क्यों है। अनुश्री जी, आपके पास आते हैं। पार्टी में रहते हुए आप लोगों की क्या वाकई में इतनी बड़ी मजबूरियां होती हैं कि आप उन अधिकारों की पार्टी के मंच पर बात नहीं कर सकती जो अधिकार आपको संवैधानिक रूप से, प्राकृतिक रूप से मिलने चाहिए? मीना जी, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को हमेशा ही आगे रखा है। अभी अपूर्वा जी परिवारवाद की बात कर रही थी, तो परिवारवाद के अलावा मैं बता दूं, कांग्रेस से पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी जी उत्तर प्रदेश से रही थी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की बात ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री की बात ले लीजिए, जहां यहाँ तक पार्टी की जो कमान है कांग्रेस पार्टी की, वो भी एक महिला ने ही उठाई थी। अब बात लेते हैं आज की तारीख की। आज की तारीख में मुझे ये बता दे कितने कैबिनेट मिनिस्टर है इनके। हमारे वक्त पे जब हमारी सरकार थी, 2 महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी, शकुंतला रावत जी और ममता भूपेश जी। सवाल तो मैं अपूर्वा जी जब आप बोल रही थी तो अनुश्री जी सुन रही थी। आप प्लीज सुनिए अब थोड़ी देर। अनुश्री जी बोलिए। नहीं, आप प्लीज सुनिए, जब आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा। और आज मीना जी सबसे बड़ा मीना जी, अनुश्री जी सवाल पूछने का काम तो मेरे भी छोड़ दीजिए, कुछ काम हम लोग भी कर लें। अब आपका काम है जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दे, बजाय कि आप अपनी पार्टी का यहाँ पर एकदम फिक्स प्रोपेगेंडा जो है उसको चलाएं। मीना जी मैं फिक्स प्रोपेगेंडा पार्टी ने क्या कुछ किया, रुकिए सुनिए ना अनु जी। कांग्रेस पार्टी ने कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल बनाया, अभी ये चर्चा नहीं हो रही है। अभी चर्चा ये हो रही है कि 24 प्रभारी नियुक्त किए बीजेपी ने और एक भी महिला नहीं है। 11 सह प्रभारी बनाए, उसमें 3 महिलाएं हैं। कुल 35 की लिस्ट में 3 महिलाएं। लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह को लगता है कि ये भी काफी है। आपको भी 35 की लिस्ट आपकी पार्टी में भी मान लो ऐसी आती है, जो अभी भी आई भी है, अभी उपचुनावों की जो लिस्ट आई थी, लेकिन मैं वापस उस पर नहीं जा रही। मैं बोल रही हूँ कि 35 की लिस्ट में 3 नाम देखकर बतौर लीडर पार्टी की, आप भी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में 35 नाम 24 राज्यों के लिए तैनात किए गए, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, और उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में महिलाएं नदारद। कैसा लगता है? मीना जी निश्चित तौर पे महिला होने के नाते बुरा लगेगा। यही बात का मैं आपको जवाब दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में शुरू से ही अंतर रहा है। आज ये बात करते हैं कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना है, इन्होंने पार्टी स्तर पे महिलाओं को कितनी जगह दी है, ये देखने का विषय है। क्या इनकी, अभी जैसा आपका सवाल था वही सवाल मैं करती हूँ, तो इन चीजों को देखकर महिलाओं को इन्होंने कितना आगे बढ़ाया, अभी जो लिस्ट है उनको देख के ही आपको पता पड़ जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष का भी सवाल कर रही थी, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि हमारी पार्टी से कितनी रही है, लेकिन हाल ही में हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष शैलजा कुमारी जी रही हुई है। लेकिन इस तरीके की बात बोलना कि 3 काफी है, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। दूसरी बात, महिलाओं के लिए अभी जो ये काफी समय से बात करते आ रहे हैं, आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए। आधी आबादी को पूरा हक कैसे मिलेगा, किस तरीके से दिलाएंगे? आज पार्टी स्तर पर महिलाओं की कोई जगह नहीं है, लोकतंत्र में इनके लिए महिलाओं की कोई जगह नहीं लेकर आते हैं। और तो और महिलाओं पे जो अत्याचार चल रहे हैं उस पे इनके प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। मणिपुर की घटना ले लीजिए, चाहे दिशा मत छोड़िए अनु जी, दिशा पर रहिए। दिशा नहीं छोड़ रही हूँ, नहीं प्लीज रास्ते पर रहिए। रास्ता ये है कि पार्टी के भीतर अभी जो चर्चा हो रही है, संगठन में महिलाओं की भूमिका, और खास करके डॉक्टर अपूर्वा सिंह को लगता है कि बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपको परिचय नहीं है, पिछले 25 साल से हम महिलाओं की बात कर रहे हैं सक्रिय पत्रकारिता में, और कांग्रेस की सरकार थी तब भी बहुत खुलकर इसी तरह से बात करते थे, लेकिन सत्ता में जो होता है उससे सवाल पूछा जाता है। और आज आप देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सवाल आपसे पूछा जाएगा, और सवाल इसलिए पूछा जाएगा कि जो आप कहते हैं और जो करते हैं उसमें इतना बड़ा फर्क होगा, तो आखिर सिर्फ वोट बैंक तक महिलाओं को कब तक साधते रहेंगे। अनुश्री जी मैं आपके पास वापस आ गई हूँ। अनुश्री जी के इंटरनेट में आज कुछ इश्यू है। गुलाब पत्रा जी, ये जो पार्टी के भीतर जितनी भी महिलाएं हैं, एक तो फैक्ट शीट पर बात ये है कि तुलनात्मक रूप से हर राजनीतिक दल में महिलाएं कम हैं,
आज सवाल बीजेपी से इसलिए क्योंकि बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात को एक अंजाम तक पहुंचाया, जिसके लिए बीजेपी की और केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ होनी चाहिए, खूब बधाइयां मिली देनी चाहिए। लेकिन संगठन में जब हम महिलाओं की ये स्थिति देखते हैं, बड़ी लाचार स्थिति, तो ऐसी लाचारगी संगठन में जब महिलाओं की होती है तो उनके लिए वाकई में पार्टी के प्लेटफॉर्म्स पर, मंच पर, पार्टी की मीटिंग्स में, गुलाब बत्रा जी, उनके लिए अपनी बात रखना बहुत मुश्किल होता है कि आप हमें भी बराबर का हक दीजिए, बराबर को छोड़िए, तुलनात्मक रूप से इतना तो दीजिए कि महिला इश्यूज को आप ठीक से समझ सकें। गुलाब जी अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। मैं कुछ अब कड़वी बात कहना जा रहा हूँ। हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी मूल इकाई है ग्रामीण पंचायत राज। उसमें आरक्षण शुरू हुआ और महिलाएं भी उसमें सरपंच, पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, उसमें आरक्षण निकलता है। उसमें महिलाएं जो पद पर होती हैं। लेकिन क्या ये दृश्य हमारे सामने मालूम नहीं है कि हमारे सरपंच पति, पंचायत समिति पति, प्रधान पति, जिला प्रमुख पति, ये जो विशेषण आते हैं और इसलिए सरकार को और ये निर्देश देना पड़ता है कि बैठक में वो भाग नहीं लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो ये स्थिति, तो महिलाओं को भी यहाँ ऐसी बात नहीं, अपवाद भी हैं। कुछ महिलाओं ने जहाँ सरपंच रह करके या पंचायत समिति के प्रधान रह करके या जिला प्रमुख के रूप में और बहुत अच्छे काम करके दिखाए हैं। लेकिन कमोबेश ये स्थिति है, इस पर भी महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने 34 प्रभारियों की बात की, आज 24 प्रभारी और 6 प्रभारी करके इसमें जो 3 महिलाएं हैं। लेकिन महिलाओं का एक दोहरा दायित्व है, उनको राजनीति के साथ साथ अपने घर के काम काज, घरेलू काम काज, उसकी भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसलिए हमें कहा जाता है, हम कहने को तो गृहिणी कहते हैं, लेकिन गृहिणी का मतलब है पूरा घर जिसका ऋणी हो वो गृहिणी कहलाती है। सही अर्थों में गृहिणी वो है जिसका परिवार जो है, पूरा घर है, गृह है, वो उसका ऋणी माना जाता है। तो यानी एक दोहरा दायित्व है। ऐसे स्थिति में राजनीति में आकर के, और राजनीति का चूंकि एक तरह का जो राजनीतिक माहौल है वो एक तरह का हो गया कि 24 घंटे का एक धंधे के रूप में भी हो गया है। राजनीति में जो इस तरह की महिलाएं आगे आ रही हैं और उन्होंने कुछ काम करके दिखाए हैं, वो एक मापदंड बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद अब 2029 में जब आरक्षण आएगा और आरक्षण को कानूनी रूप से आपको उतनी सीटें देनी पड़ेंगी। अब ये है कि कानून, अब जैसे अभी बताया भाजपा की प्रवक्ता ने कि हमने इतने लोगों को करीब 69 लोगों को टिकट दिया और लोकसभा में 30 महिलाएं जीत के आई, तो हार जीत तो लगी रहेगी, ये बात सही है। लेकिन जब आरक्षण आएगा और आरक्षण में महिलाएं निश्चित रूप से आएंगी तो एक मौका है इस समय हर एक, चाहे भाजपा और कांग्रेस से मतलब नहीं है, और भी जो राजनीतिक दल हैं वो दल इस तरह से महिलाओं को आगे एक प्रयोगशाला है, अभी एक समय एक्सपेरिमेंट का समय है, वो ऐसा समय रखे कि महिलाओं को अधिक से अधिक पदों पर लाएं और जिससे कि आरक्षण, जब चुनाव की राजनीति है उस चुनाव की राजनीति में भी वो अपना स्थान बना सके। इसका अभी से अगर अभ्यास नहीं किया गया, इसका प्रयोग नहीं किया गया तो उसके दुष्परिणाम होंगे फिर जी। और अभी तो सवाल ये है कि ये अगले लोकसभा तक इंतजार करना पड़ेगा या आने वाले विधानसभाओं के चुनाव से पहले सरकार नारी शक्ति बिल को लागू करेगी, या उसके लिए बहुत सारी, बहरहाल वो एक बहस का विषय अलग है। अनुश्री जी, मेरा सवाल, राखी जी मैं आपके पास और संगीता जी आपके पास आऊंगी, अनुश्री जी उसके बाद अपूर्वा जी आपके पास। अनुश्री जी, सवाल ये है कि जब आप देखते हैं पार्टी के भीतर कि प्रमुख पदों पर, जिम्मेदार पदों पर महिलाओं की तैनाती नहीं होती है, तो बीइंग ए विमेन आप इसका विश्लेषण, आत्मविश्लेषण भी करते हैं। आप क्या कारण मानते हैं, क्या वजह है कि पार्टी महिलाओं पर भरोसा नहीं करती और 24 प्रभारियों की लिस्ट में एक भी महिला का नाम नहीं होता? जी देखिए मीना जी, अगर इसको मैं पार्टी स्तर से हटके बात करूं तो महिलाओं को अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। जिस तरीके से हमारी संस्कृति रही है या पुरुष प्रधान समाज रहा है, इससे उठकर आगे आना पड़ेगा और महिलाओं को भी अपनी भागीदारिता दिखानी पड़ेगी। आज अगर बात करते हैं जनगणना के बाद जो चीज कानूनी रूप से मिलेगी जो मिलेगी, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है और महिलाओं को पूरा, अगर आधी आबादी है तो हमको भी पूरा हक मिलना चाहिए। जी, मिलना चाहिए। राखी जी,
आपने पार्टीज की वर्किंग देखी है, फील्ड में आप रही हैं, महिला नेत्रियों को भी देखा है। महिला नेत्रियों का ये जो संतोषपूर्ण व्यवहार है, जैसा कि डॉक्टर अपूर्वा सिंह का है, उनको लगता है कि पार्टी बहुत कुछ दे रही है उनको। यही वजह है कि पार्टी के आला कमान में जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे प्रदेश स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, उनको भी ये पता है कि इन्हें कितना देना है और इनको कैसे खुश किया जा सकता है। मीना जी, सबसे जरूरी बात यही है जो अभी अनुश्री ने बोली कि हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी। महिलाओं को सौभाग्य, सम्मान, आदर, इन शब्दों से ऊपर उठना होगा। हम इस काबिल हैं, हम डिजर्व करते हैं, हमें ये मिलना चाहिए। जब तक ये आवाज नहीं उठेगी, जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। चाहे राजनीति की बात हो, चाहे अन्य और भी क्षेत्र है उसकी बात हो। खासकर राजनीति में यही है कि हमें ये मिल गया, हमने बड़े धरने करे, प्रदर्शन किए, सड़कों पे हुए, तो हमें कुछ एक छोटा सा पद मिल गया, महिलाएं उससे ही संतुष्ट हो जाती हैं। जो संतुष्टि है ना महिलाओं की, मुझे लगता है राजनीति में खास तौर से उनके जो आगे बढ़ने में घातक की संतुष्टि ही है। जब तक हम ये अपने आप में ये महसूस नहीं करेंगे कि नहीं, ये हमारा हक है, हमें आगे बढ़ना है, हम डिजर्व करते हैं, मैंने इतनी मेहनत करी है पार्टी के लिए, मैं भी पूरा सोच रखती हूँ, इतनी बुद्धि रखती हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैं पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। जब तक राजनीति में जो महिलाएं हैं वो अपने आप को नहीं पहचानेगी ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। तब जब तक वो मान के चलेंगी नहीं जी, नेताजी ने जिसने मुझे आगे बढ़ाया, चाहे वो महिला नेत्री हो या चाहे पुरुष नेता हो, हम मेरे को आगे बढ़ाया, हम उसी की जब तक पीछे चलते चलते हैं ना, बस वही जो हमारी जो ग्रोथ है, मुझे लगता है वही रुक जाती है। महिलाओं को हर क्षेत्र में अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, और खास तौर से राजनीति में जब तक उसको प्रसाद मानती रहती है ना कि प्रसाद है, ये पद भी मिल गया, इतना मिल गया, जब तक कुछ बात नहीं। संगीता जी, अगर 35 में 3 नाम से यहाँ पर डॉक्टर अपूर्वा सिंह इतनी आह्लादित हैं, इतनी खुश हैं, इतनी मतलब पार्टी के प्रति आदर सम्मान रखती है कि पार्टी इतना दे रही है, तो फिर मतलब पार्टी को इस तरह सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल मीना जी, आपने कहा, मैं उनकी बातें सुनी, बड़ा आश्चर्य जब वो कह रही थी कि नहीं, उनको सह प्रभारी बना लिया, यानी बहुत बड़ा एहसान कर दिया, या उनका है कि सह प्रभारी बन गई है तो उसमें बहुत बड़ी बात हो गई है, तो प्रभारी क्यों नहीं बन सकती है? उनको ये इनकी भी सोच होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी इन्होंने बताया कि महिलाओं को खुद को पहले सबसे पहले कि अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और अपने को एक बिल्कुल ये जो उनको कमतर आंका जाता है, तो महिलाओं को भी, भले राजनीति है कोई भी क्षेत्र, जैसा आप भी अपन भी पत्रकारिता में रहे, तो अपनी को भी कितनी मेहनत करके आना पड़ा, अपनी को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ी है। उसके लिए बिल्कुल महिलाओं को भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। ये है कि हर जगह, भले चाहे कोई भी क्षेत्र है, महिलाओं को आगे बढ़ते हुए कोई नहीं देखना चाहता है, मगर महिलाओं को वो जगह खुद को बनानी पड़ेगी और अपने हक के लिए लड़ना मतलब यानी अपनी वो बतानी काबिलियत आगे लानी पड़ेगी उनको, और उनको ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, हम हर जिम्मेवारी निभा सकते हैं। पहले कोई भी क्षेत्र है जहां भी जिम्मेवारी मिली है, जिस महिला को अच्छी तरह निभाती है, मगर एक पूरा जो एक फोकस कह दिए, कहीं पर भी हर जगह राजनीति होती है, उनमें महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता। बीजेपी में अभी खासकर देखा जा रहा है, तो महिलाओं को खुद को अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और ये जो एक कम भरोसा किया जा रहा है, बीजेपी की बात करें या चले कांग्रेस में भी इतना ज्यादा नहीं है, उधर भी नहीं आगे, भले शैलजा जी का जैसा इन्होंने उदाहरण दिया, उसके अलावा कहीं प्रभारी और ये नहीं बनाया जाता है। तो सब जगह राजनीति में महिलाओं को खुद को आवाज उठानी पड़ेगी, खुद को अपनी को आगे लाना पड़ेगा अपनी, जैसे ममता भूपेश है कांग्रेस में, बीजेपी में भी ऐसी कई नेताएं हैं जो आगे, मगर उनको पूरी एक जो पॉलिटिक्स की बात करें, एक लॉबी सक्रिय है सब जगह, एक लॉबी के दूसरी लॉबी के भले मेल हो या फीमेल हो, उनको आगे नहीं किया जाता है। तो पूरा इसके लिए महिलाओं को संतुष्ट की प्रवक्ता तो उसमें तो महिलाओं को अपना ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है हमें सब प्रभारी बना लिया या एमएलए बन गए, तो उनको भी आगे आने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, तभी उनको अपना अधिकार मिलेगा और हक मिलेगा। जी डॉक्टर अपूर्वा सिंह, पैनल में जो 4 लोग मेरे अलावा हैं और आपके अलावा हैं,
उनको सबको लगता है कि कहीं 1, 2, 4, 5 प्रभारी तो होते तो अच्छा रहता, 1-2 जगह मुख्यमंत्री, 4 जगह मुख्यमंत्री होते तो भी अच्छा रहता, कहीं पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी किसी महिला के पास होती तो शायद बेहतर होता, आधी आबादी की आवाज को शायद ज्यादा बेहतर ढंग से रख पाते, कहीं संगठन महामंत्री मान लीजिए आरएसएस है, वहां पर महिलाओं के लिए उतनी अभी जगह नहीं है, लेकिन पार्टी के किसी मोर्चा में, किसी मोर्चे के प्रभारी के रूप में, युवा मोर्चे में महिला होती तो शायद थोड़ा अच्छा होता। कभी ऐसा सोचती है पार्टी की महिलाएं कि कभी अगर ऐसा हो जाए तो और अच्छा हो जाए? मीना जी देखिए, ये केवल महिलाएं नहीं सोचती, भारतीय जनता पार्टी भी यही सोचती है, इसीलिए आरक्षण का जो है वो प्रावधान लेकर के आई। दूसरा विषय, अभी राखी जी ने एक बात कही कि नेताओं के प्रसाद के चलते महिलाएं आंख मूंद के चलती है कि नहीं चलो इन्होंने प्रसाद दे दिया यही बहुत है, तो मैं कहती हूँ ये सोच बहुत निंदनीय सोच। भारतीय जनता पार्टी प्रसाद के भरोसे नहीं चलती, परफॉर्मेंस के भरोसे चलती है। और जहां तक आपने आवाज उठाने की बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी पार्टी से ज्यादा परिवार है। परिवार के अंदर बगावत नहीं की जाती, परिवारजन अपने आप जान जाते हैं कि यहाँ की बहन बेटियों को क्या जरूरत है। तो हमारे यहाँ ये संस्कार नहीं है कि हम यहाँ पर जाकर के लड़ाई करें, क्योंकि बिना लड़े ही हमें सब मिलता है, बिना कहे ही हमें वो मान मर्यादा सम्मान सब मिलता है। हम प्रसाद के भरोसे नहीं आगे बढ़ते राखी जी। और मुझे लगता है कि जिसके साथ ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, अगर कोई प्रसाद के जरिए आगे बढ़ा हो तो उसको लगता है पूरी दुनिया ही प्रसाद के जरिए आगे बढ़ी है। ऐसा नहीं होता। राजनीति परफॉर्मेंस पे चलती है, हम महिलाएं परफॉर्म करती हैं। हमने कांग्रेस के शासनकाल में डंडे भी खाए हैं, वाटर कैनन्स को भी फेस किया है, आज आप लोगों को भी फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस, प्रतिष्ठा और आपके अंदर क्या प्रतिभा है उसके ऊपर पद देती है, किसी नेता के प्रसाद पर नहीं मिलता। अगर आप कोई गलत फहमी है तो निकाल कर फेंक दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रसाद देने की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा की पार्टी है। तो आप यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल ना कहें। दूसरी बात ये है कि आज जो सह प्रभारी बनी है वो कल प्रभारी भी बनेगी। आज मेरा वरिष्ठ जन अगर मेरे ऊपर प्रभारी बना है तो मेरे लिए तो कितनी अच्छी बात है। उसका एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है, काम करने के लिए प्लेइंग फील्ड मुझे मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपके घर में भी आपके बच्चे होंगे जो आपसे छोटे होंगे, क्या पहले दिन आपने अपनी बेटी को सीधा रसोई में जाके कह दिया था कि गैस जला के जो करना है करो? नहीं, आप वहां खड़ी रही होंगी कि बेटा ये इस तरीके से होता है, दिस इज योर ट्रेनिंग पीरियड, इसको इस तरीके से करो क्योंकि कल तुम्हें संभालना है, कल तुम्हें गृह लक्ष्मी बनना है, कल तुम्हें इस राष्ट्र का निर्माण करना है। तो ये वही फेज है, इसको इतने बुरी तरीके से मत देखिए। और हमारे 35 जनों में तो फिर भी 3 जने निकल गए, 24 में तो एक भी नहीं निकला। तो मैं ये कहती हूँ कि आज भी अगर महिलाओं के लिए कोई सोचने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और महिलाओं को प्रसाद के भरोसे हो सकता है और किसी और फील्ड के अंदर बढ़ाया जाता हो, मगर राजनीति के अंदर तो वो अपनी प्रतिभा, परिश्रम और प्रारब्ध के भरोसे बढ़ती हैं। और यही हमारी भारतीय जनता परिवार के जो है वो संस्कार है। तो आप ये प्रसाद वाला शब्द तो छोड़ दीजिए, नेताओं के पीछे घूमने वाला शब्द भी छोड़ दीजिए, क्योंकि नेता यहाँ पे हम सब महिला कार्यकर्ताओं को अपनी बहन बेटी के स्वरूप पैर पूजते हैं, प्रसाद नहीं देते। तो हमसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको देते हैं ना, बहन बेटियां उनकी। आप प्रसाद का शब्द मत करिए राखी जी। नहीं, ये बहुत गलत है कि नेताओं के पीछे घूमने से प्रसाद मिल जाता है, उसमें हो जाती है। हमें पता है परिंदों को तामील नहीं दी जाती उड़ानों की, परिंदे स्वयं जान जाते हैं आसमान को। राखी जी, आगे महिला नेता सब जानती है। और ये राष्ट्र को चलाना, राज्य को चलाना, संगठन को चलाना भारतीय जनता पार्टी हमें सिखाती है। वो हमारी माँ के समान है, वो हमें सिखाती है। और हम आपको राष्ट्र भी चलाकर दिखा रहे हैं, राज्य भी चलाकर दिखा रहे हैं और संगठन भी चलाकर दिखाएंगे। अपूर्वा जी, अगर आपको मेरे किसी शब्द से आपत्ति हुई है मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। और अगर मैंने ये कहती है कि नेता ने जो प्रस्ताव दे दिया, नेता के पीछे आंख मूंद के चल पड़ती है, ये बहुत ही भर्त्सना योग्य जो है वो आपका स्टेटमेंट है। आप इस डिबेट को पुनः सुन लीजिएगा। ये प्रथा किसी और पार्टी में हुआ करती होगी, पर भारतीय जनता पार्टी में ये प्रथा नहीं है। पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाए राखी जी, माफी मत मांगिए। आप भी समझती हैं, राजनीति में मैं भी इतनी नई नहीं हूँ और आप भी जर्नलिज्म में इतनी नई नहीं है। अगर राजनीति जर्नलिज्म भी नहीं माना जाता, मगर इसका मतलब नहीं है कि आप भले ये महिला के लिए सोच रखे हुए हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि आगे और क्या कोई किसी के लिए सोचे। महिला के लिए सोच रही है कि नेताओं ने जो प्रसाद में दे दिया वो लेकर के चले रखती है, उसी का एहसान मंद हो जाता है। महिला के लिए सोच रही है। पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करिए, जब डिबेट में है, चर्चा में है,
है ना मैं दूध पीती हूँ, हम सबको पता है उन्होंने कहा था, और सब उस संदर्भ को जानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रथा आपने कहीं और देखी होगी, हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं। काश आपकी जो बुलंद आवाज है ये थोड़ी ईमानदार हो। माफ कीजिएगा डॉक्टर अपूर्वा सिंह, काश आपकी मीना जी आवाज बहुत ईमानदारी है, ईमानदारी होगी ना तभी बुलंद आवाज निकलेगी। मीना जी जिस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं होगी ना उस व्यक्ति की आवाज भी नहीं निकलेगी, वो मिनमनाता हुआ नजर आएगा। अगर आज बरस और बरस रही हूँ तो सिर्फ ईमानदारी के दम पे बरस रही हूँ, बेईमान अपनी बरसने और बरसने के काबिल नहीं रहता। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, आप बात तो सुनिए। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, जानती हूँ मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जानती हूँ मीना जी, इतना साहित्य मैंने भी पढ़ा है, मगर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके चैनल के ऊपर बैठ के कोई ये कहता है कि महिला नेता प्रसाद के रूप में जो ग्रहण करती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसी को शिरोधार्य करके चलने लगती है, तो ये भर्त्सना मीना जी महिला होने के नाते आपको करनी चाहिए थी, मुझे नहीं। आपको करना चाहिए था मीना जी। या हो सकता है ये ईमानदारी आप में नहीं हो कि आप अपनी जर्नलिज्म की एक बहन को ये कहना नहीं समझो कि ये ईमानदारी शायद आप में नहीं होगी, पर ये ईमानदारी महिला होने के नाते मेरे अंदर है। मैं किसी महिला के लिए ये बात नहीं सुन सकती कि प्रसाद के अंदर पद मिल गया। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, डॉक्टर मीना जी मैं भी जो आपको बात कह रही हूँ वो 100% सही कह रही हूँ। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो ये अपराध मीना जी आज आपके नाते भी एक लिखा जाएगा कि आपने गलत बात मेरे शो में कोई गलत बात बोल नहीं सकता, इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। आप अपने शब्दों की चिंता करिए और आपने जो बोला है उसकी जवाबदेही अपनी सुनिश्चित करिए, दूसरों की आप चिंता मत करिए। दूसरों ने जो बोला नहीं मीना जी, सॉरी मीना जी, वेरी वेरी सॉरी, ये गलत है। आप जर्नलिस्ट होकर के एक जर्नलिस्ट को टोक नहीं रही हैं। वो कह रही है महिलाओं को नेता जो प्रसाद के रूप में दे देते हैं वो लेके चल पड़ते हैं। ये पर्सपेक्टिव आप लोगों का गलत है, नजरिया आप लोगों की गलत है, जबान आप लोगों की गंदी है, और आप इस चैनल पे बैठ के कह रही हैं कि ये है वो है फलाना है ढीमका है। मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि जिस शो में 5 महिलाएं बैठी है वहां पे आप ये कहते हैं कि नेता के रूप में प्रसाद मिल गया, कोई कहे कि किसी और के रूप में प्रसाद मिल गया इसलिए वो जर्नलिस्ट बन गई, तो कैसा लगेगा? ये हम महिलाओं को एक दूसरे के ऊपर कमेंट करना शोभा नहीं देता मैडम। और मीना जी अगर आप इसकी एडवोकेसी मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ेगा कि ये चीज हाईली जो है वो डेरोगेटरी है महिलाओं के लिए। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी है कि 24 की लिस्ट में बीजेपी की प्रवक्ता को ये जरूरी भी नहीं लगता कि एक प्रभारी तो हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हर दिन कोशिश होती है कि देश में समाज में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके फर्क को हम समझें। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर अपने संगठन में महिलाओं को मजबूत नहीं करती है तो फिर मंचों से महिलाओं को सशक्तिकरण का संदेश देने के ये जो प्रयास है उनकी कथनी और करनी का जो ये फर्क है उसे मिटाना होगा, नहीं तो समय आएगा जब महिलाएं भी अपना हिसाब देखेंगी। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।